आज इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं वर्ल्ड की मोस्ट मुस्लिम पॉपुलेटेड कंट्री के बारे में। अगर आपसे ये सवाल पूछा जाए कि कौन सी कंट्री मुस्लिम पॉपुलेटेड है सबसे ज्यादा, तो आपका जवाब क्या आएगा? पाकिस्तान, ईरान, इराक या फिर सऊदी अरेबिया? ऐसा कुछ नहीं है। वर्ल्ड की मोस्ट मुस्लिम पॉपुलेटेड कंट्री है इंडोनेशिया। अब आपको एक और बात जान के हैरानी होगी कि पहले इंडोनेशिया में हिंदुइज्म और बुद्धिज्म को फॉलो किया जाता था। 14th सेंचुरी के बाद वहां पर इस्लाम शुरू हुआ और वो धीरे धीरे कर इस्लामिक कंट्री में कन्वर्ट हो गई। तो इस वीडियो को पूरा देखना। आज मैं आपको इसके बारे में सारी इंफॉर्मेशन देने वाली हूँ कि ये कन्वर्ट हुई कैसे, आखिर क्या इसमें कोई पॉलिटिक्स स्ट्रैटेजी थी या फिर लोग अपने धर्म को कन्वर्ट करा के अपने धर्म को बढ़ावा देना चाहते थे। सब कुछ जानने के लिए हमें इंडोनेशिया के बारे में भी थोड़ा सा पता होना चाहिए। इंडोनेशिया जो है ना, वो 88% उसकी पॉपुलेशन मुस्लिम पॉपुलेशन में आती है। साथ में अगर हम देखें तो वहां पर पहले हिंदुइज्म यानी कि हिंदू लोगों की मेजॉरिटी हुआ करती थी, अब माइनॉरिटी में कन्वर्ट हो गई है। और अगर बुद्धिज्म की बात करें तो वो भी बिल्कुल ना के बराबर ही रह गया इंडोनेशिया में। अगर हम अभी के हिसाब से कैलकुलेट करें तो मैं आपको बताती हूँ कि बुद्धिज्म की जो पॉपुलेशन है इंडोनेशिया में वो सिर्फ 1.2% है और हिंदुइज्म की देखें तो 1.7% है। अब पूरी स्टोरी जानने के लिए कि ये कन्वर्जन हुआ कैसे, इस्लामिक कंट्री कैसे बन गया इंडोनेशिया, उसके लिए हमें इंडोनेशिया की हिस्ट्री भी जाननी होगी। अगर हम हिंदुइज्म और बुद्धिज्म की बात करें तो इंडिया से बुद्धिज्म वो 100 AD से 200 के बीच में इंडोनेशिया पहुंचे। वहां पर जाकर उन्होंने अपने रिलीजन को प्रमोट किया, यानी लोगों तक पहुंचाया और वहां पर लोग बुद्धिज्म को फॉलो करना भी स्टार्ट किया। अब उसके बाद क्या हुआ कि यहीं पर कहानी नहीं रुकी। ऐसे बहुत से राजा भी आए जिन्होंने बुद्धिज्म को लोगों को बताया, लेकिन बात यहीं पर नहीं रुकी। उसके बाद वहां पर एक राजा आए जिनका नाम था श्री विजया। वहां पर जाकर उन्होंने पूरे बुद्धिज्म को प्रमोट किया और लोगों को कहा कि फॉलो करें, लेकिन सिर्फ 750 AD ही वो वहां पर राज्य कर पाए। उसके बाद पूरे इंडोनेशिया की काया पलट हो गई, क्योंकि वहां पर आए एक हिंदू राजा। 1025 AD में वहां पर हिंदू राजा आए और उन्होंने वहां पर जाकर हिंदुओं को प्रमोट किया। अब मैं आपको बताती हूँ कि उन राजा का नाम क्या था। उनका नाम था चोला एम्परर राजेंद्र वन। उन्होंने क्या किया, श्री विजय एम्परर पर हमला किया और वहां पर जीत हासिल करने के बाद उन्होंने 14 पोर्ट्स हासिल कर लिए। उसके बाद इंडोनेशिया में 14th सेंचुरी तक उन्होंने रूल किया। अब जब वहां पर सबकी लाइफ बिल्कुल नॉर्मल चल रही थी, वहां पर कुछ ऐसे लोग आए जो चाहते थे कि हर जगह इस्लाम का परचम लहरे। अब वो लोग आए कहां से और उन्होंने लोगों को कन्वर्ट करना कैसे शुरू किया वो समझते हैं। 7th सेंचुरी में अरब जैसे देशों में मुस्लिम कम्युनिटी का जन्म हो चुका था, लेकिन अब आप सोच रहे होंगे कि वहां इंडोनेशिया में अरब जैसे कंट्री से ही कोई लोग पहुंचे होंगे और फिर लोगों को इस्लाम में कन्वर्ट किया गया होगा, लेकिन ऐसा नहीं हुआ था। जिस कंट्री का मैं नाम लेने वाली हूँ ना, वो सुन के आप भी हैरान हो जाओगे। इंडोनेशिया को इस्लामिक कंट्री में कन्वर्ट करने वाली जो कंट्री थी वो हमारी ही कंट्री है, इंडिया, यानी कि भारत। अगर हम रिपोर्ट पढ़ें तो रिपोर्ट के अकॉर्डिंग इंडिया के गुजरात से 3 ऐसे लोग गए थे जो कि अरब से ही एज ए ट्रेडर इंडिया आए थे। उसके बाद वो एज ए ट्रेडर इंडोनेशिया गए। वहां पर धीरे धीरे उन्होंने क्या किया, अपना इस्लाम यानी कि अपना धर्म लोगों में फैलाना शुरू कर दिया। इस्लाम एक ऐसा रिलीजन है जो कि मिशनरी रिलीजन्स में से एक है। मिशनरी रिलीजन्स वो रिलीजन होते हैं जो चाहते हैं कि उनका जो रिलीजन है वो एक्सपेंशन हो, यानी कि ज्यादा से ज्यादा लोग उनके रिलीजन से जुड़े। तो इस्लाम एक ऐसा ही रिलीजन है जो कि मिशनरी रिलीजन है। अब आप बोलोगे कि वहां के लोग कन्वर्ट क्यों हुए, उसका रीजन क्या था? रात अपने बिजनेस के लिए हमेशा जाना जाता है। जब बिजनेस करते हुए लोग वहां पर गए और सी साइड पर उन्होंने बिजनेस स्टार्ट किया तो लोग उनसे इन्फ्लुएंस हुए। ऐसा नहीं था कि वहां पर कोई वायलेंस किया गया हो या फिर डरा या धमकाकर उनका रिलीजन चेंज कराया गया हो। जो भी हुआ था बहुत ज्यादा पीसफुली हुआ था और सभी का पीसफुली धर्म चेंज कराया गया था। अब जो प्रोपेगेटर्स वहां पर पहुंचे थे लोगों को इस्लाम के बारे में जानकारी देने के लिए, उनके लिए एक चीज बहुत ज्यादा ईजी हो गई थी, क्योंकि लोग जो थे वो ऑलरेडी कन्विंस्ड थे। उनका ये मानना था कि हिंदुइज्म से और बुद्धिज्म से उनको कुछ भी नहीं मिला सिर्फ पॉवर्टी के अलावा। तो वो चाहते थे कि उनकी लाइफ में अब ऐसा कोई चेंज आए जिससे उनको या तो प्रिविलेज मिले और उनकी जो भी पॉवर्टी चल रही है ना वो खत्म हो जाए। तो वहां पर जो इस्लामिक प्रोपेगेटर्स गए उनको ज्यादा मेहनत करने की जरूरत ही नहीं पड़ी। उन्होंने क्या किया, सिर्फ थोड़ा सा समझाया और लोग कन्वर्ट होने के लिए बहुत इजीली मान गए।
इंडोनेशिया को इस्लामिक कंट्री में सूफी मिशन के द्वारा किया गया था। अब सूफी मिशन क्या होता है? सूफी मिशन होता है कि जब लोग दूसरी कंट्रीज में जाते हैं या फिर दूसरे लोगों को इस्लाम के एथिक्स के बारे में और इस्लाम के वैल्यूज के बारे में इंफॉर्मेशन देते हैं, उस मिशन को बोलते हैं सूफी मिशन। और लोगों में अवेयरनेस देना और ये बोलना कि आप इस्लाम में कन्वर्ट करो, और जब लोग कन्वर्ट हो जाते हैं उस मिशन को बोलते हैं कि अब वो मिशन कंप्लीट हो गया, दैट इज सूफी मिशन। और इस मिशन में जो काम करते हैं ना उनको बोलते हैं सूफी मिशनरीज। जो लोग जाकर लोगों को कन्विंस कर रहे हैं उन लोगों को हम बोलेंगे सूफी मिशनरीज। अभी जैसे कि मैंने आपको बताया था कि गुजरात से जो लोग गए थे वो अच्छे खासे बिजनेसमैन थे और ट्रेडिंग भी करते थे, तो आपको लगेगा कि जो ट्रेडिंग है वो ही एक मेजर रीजन है वहां पर इस्लामिक कंट्री बनने का। ऐसा नहीं है। अब आप सोच रहे होंगे कि जो ट्रेडिंग है ना वो सबसे ज्यादा बेसिक रीजन था, मेन रीजन था इंडोनेशिया का इस्लामिक कंट्री में कन्वर्ट होने का। ट्रेडिंग तो एक रीजन था ही, क्योंकि वहाँ के जो बिजनेसमैन थे वो उसको एक रीजन बना के जो सूफी मिशन में बिलीव करते थे वो लोग वहाँ उस कंट्री में जा रहे थे और लोगों में अवेयरनेस या फिर आप बोल सकते हो कि लोगों को बता रहे थे इस्लाम धर्म के बारे में। ये आज भी हिंदुस्तान में और पाकिस्तान में देखा जाता है। इसका मतलब क्या होता है कि जो लोग सूफी के ऑर्डर्स को फॉलो करते हैं वो इस सेक्ट में आते हैं। और इसी तरह इस्लाम जो है इंडोनेशिया के बंजरमासन, पालिम्बांग, मिनांकाबाउ, पसाई और पेरलाक तक पहुंच गया। और इंडोनेशिया में धीरे धीरे इस्लाम जो है उसकी आबादी बहुत ज़्यादा बढ़ती चली गई 15th सेंचुरी तक। यहीं तक चीज़ें नहीं रुकी। अब मैं आपको बताती हूँ कि उसका एक बहुत बड़ा रीज़न था जो कि था पपेट शो। अगर हम इंडिया में देखें तो पपेट शो के जरिए क्या किया जाता है, रामायण दिखाई जाती है, उसमें रामायण के कैरेक्टर्स होते हैं। लेकिन वहीं पर इंडोनेशिया में क्या किया गया, इसका यूज़ किया गया लोगों को कन्विंस करने के लिए। अब कैसे? वहाँ पर प्रोफेट मोहम्मद और उनके साथियों को एज एन पपेट शो दिखाया जाता था जिससे कि लोग ज़्यादा ईजिली कन्विंस हो जाते थे। अब प्रोफेट मोहम्मद थे कौन? वो थे इस्लाम के फाउंडर। इस वजह से उनका जो शो है ना वो सभी को दिखाया जाता था और लोग इजीली कन्विंस भी हो जाते थे। बिसाइड ऑल ऑफ दिस जो मेन रीजंस थे वहाँ के लोगों का कन्वर्ट होने के, सबसे बड़ा रीजन तो ये था कि वहाँ पर बहुत ज़्यादा पॉवर्टी थी और लोगों का, जैसे मैंने आपको बताया कि लोगों का सोचना था कि उनको हिंदुइज्म से और बुद्धिज्म से कुछ नहीं मिला, सिर्फ गरीबी मिली है, इसीलिए वो लोग कन्वर्ट हो गए। वहाँ पर लोगों को प्रिविलेजेस नहीं दिए जाते थे और इस्लाम से उनको वो सारे प्रिविलेजेस मिल रहे थे। एक वो भी बहुत बड़ा रीजन था कि लोग कन्वर्ट होने के लिए मान गए थे। अगर हम इन सब रीजन को साइड में रख दें तो एक बड़ा रीजन ये भी था कि लोगों को डर था अगर वो इस्लाम कबूल नहीं करते हैं या फिर कन्वर्ट नहीं होते हैं, धर्म नहीं एक्सेप्ट करते हैं, तो उनको जान का खतरा भी हो सकता है। लोग ऐसा क्यों मानते थे? क्योंकि उनके साथ ऐसे पास्ट एक्सपीरियंसेस हुए थे जिसकी वजह से उनके मन में ये डर बैठ गया था। अब कुछ लोग ऐसे भी थे जिन्होंने इस्लाम में खुद को कन्वर्ट नहीं किया, लेकिन उन्होंने क्या किया, वो देश ही छोड़ दिया। और वो देश छोड़ के कहाँ चले गए? वो बाली आइलैंड पर जाकर रहने लगे। आज भी कुछ ऐसे लोग हैं जो हिंदुइज्म को फॉलो करते हैं, बुद्धिज्म को फॉलो करते हैं और वो बाली आइलैंड पर ही रहते हैं। और इंडोनेशिया को इस्लामिक कंट्री में कन्वर्ट करने का बड़ा हाथ चाइना को भी जाता है, क्योंकि चाइना के कुछ ऐसे मुस्लिम्स थे जिन्होंने इंडोनेशिया जाकर लोगों को कन्विंस किया था। उनमें से मैं आपको एक का नाम बताती हूँ जिनका नाम था चेंग हो। वो इंडोनेशिया के जावा आइलैंड पर उन्होंने हेल्प की थी इस्लामिक रिलीजन को फैलाने के लिए, यानी कि स्प्रेड करने के लिए। एक वो भी बहुत बड़ा रीजन माना जा सकता है क्योंकि लोग वहां पर उनसे भी बहुत इजीली कन्विंस हो रहे थे। जब वहां पर हिंदुइज्म और बुद्धिज्म था तो वहां पर हिंदू टेम्पल्स भी बनवाए गए थे हिंदू राजा की तरफ से। तो आज भी अगर आप इंडोनेशिया जाओगे तो वो सारे मंदिर आपको मिल जाएंगे। और इंडोनेशिया के लोग ये बोलते हैं कि अगर उनका रिलीजन भले ही इस्लामिक है लेकिन जो रूल्स वो लोग फॉलो करते हैं ना वो हिंदुइज्म के रूल्स ही फॉलो करते हैं। अगर आप वहाँ का नोट भी देखोगे तो आज भी वहाँ के नोट पे गणेश जी की पिक्चर आपको दिखेगी। अब मैं आपको एक और चीज बताती हूँ कि जब इंडोनेशिया में टेम्पल्स बनवाए गए थे तो वहाँ पर नदी के नाम पर टेम्पल्स का नाम रखा गया था। वहाँ पर गोमती और गंगा नदी के नाम पर मंदिरों का नाम रखा गया था। लेकिन आज भी इंडोनेशिया के जो लोग हैं ना वो इंडिया के यानी कि हिंदुइज्म के ट्रेडिशंस को फॉलो करते हैं। उनका रिलीजन तो इस्लामिक है लेकिन जो ट्रेडिशंस हैं वो हिंदू के हैं। आपको एक और फन फैक्ट बताती हूँ। रिपोर्ट के मुताबिक ये कहा जाता है कि 2050 तक इंडिया जो है ना वो सबसे बड़ा इस्लामिक कंट्री बन जाएगा वर्ल्ड का। 2050 तक इस्लाम की जो आबादी है वो 30 करोड़ तक पहुंच जाएगी हिंदुस्तान में।
तो ये थी पूरी कहानी कि किस तरीके से इंडोनेशिया एक हिंदू कंट्री होने की जगह इस्लामिक कंट्री में कन्वर्ट हो गया। अब जो बोलते हैं कि अगर आप चेंज एक्सेप्ट करते हो तो वो आपके लिए एक प्लस पॉइंट ही होता है। तो अगर हम इंडोनेशिया को तब से अब कंपेयर करें ना, तो इंडोनेशिया काफ़ी ज़्यादा आगे बढ़ चुका है। लेकिन कहानी यहीं तक ही नहीं रुकी थी। 1946 में डच आए, उन्होंने वहाँ पर कुछ सालों तक रूल किया। उसके बाद डॉक्टर मोहम्मद हट्टा और सुइकार्नो ने इंडोनेशिया को एक इंडिपेंडेंट कंट्री घोषित कर दिया और आज इंडोनेशिया की जो पॉपुलेशन है ना, वो 4th रैंक पर आती है और वहां पर परचेजिंग पावर पैरिटी बहुत ज्यादा इंक्रीज भी हो गई है, जो इंडोनेशिया के लिए एक बहुत बड़ा अचीवमेंट है। साथ में अगर अब हम देखें तो G20 में भी इंडोनेशिया का नाम आता है। इंडोनेशिया अब G20 का भी पार्ट है और ये इंडोनेशिया के लिए सबसे बड़ी चीज हो सकती है। अगर हम पॉवर्टी कंपेयर करें तो तब 1999 में 50% पॉवर्टी थी इंडोनेशिया में, लेकिन 2020 तक की रिपोर्ट में 10% ही पॉवर्टी रह गई है। तो ये थी हिस्ट्री की कैसे इंडोनेशिया एक इस्लामिक कंट्री बन गया, वहां पर कैसे हिंदू को फॉलो किया जाता था, उसके बाद इस्लाम को फॉलो किया जाता है। अब वहां पर जो मेजॉरिटी पॉपुलेशन है वो सिर्फ मुस्लिम पॉपुलेशन ही है, हिंदू तो अब वहां पर ना के बराबर ही है। लेकिन एक चीज है, भले इंडोनेशिया जो है एक इस्लामिक कंट्री है, लेकिन वहां पर एक सेक्युलर इस्लाम को फॉलो किया जाता है, यानी कि कोई भी रिलीजन से रिलेटेड भेदभाव नहीं किया जाता। और जो चेंज होता है वो वैसे भी नेचर का पावर होता है। अगर आप चेंज को एक्सेप्ट नहीं करोगे तो चीज़ें बहुत ज़्यादा खराब हो जाती हैं। तो मैं यही बोलूँगी कि अगर वहाँ पर कोई चेंज हुआ तो एक अच्छे के लिए ही चेंज हुआ, साथ में वहाँ पर कोई ऐसा वायलेंस नहीं हुआ था। लोगों ने अपनी मर्जी से वहाँ पर कन्वर्जन किया और साथ में अब मेजॉरिटी में इंडोनेशिया सबसे बड़ा मुस्लिम कंट्री बन चुका है। तो आपने देखा कि वहां पर किस तरीके से डेवलपमेंट भी हुआ, चेंजेस भी हुए और लोगों ने भी कन्वर्जन किया। आप मुझे कमेंट बॉक्स में जरूर बताना कि आपको ये वीडियो कैसी लगी। साथ में मुझे ये भी बताना कि आपको ये स्टोरी लाइन कैसी लगी। अपने दोस्तों के साथ इस वीडियो को शेयर कर देना और ऐसी इंटरेस्टिंग वीडियोस देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब, फॉलो करना बिल्कुल मत भूलना। बेल आइकन को भी प्रेस कर देना।